नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। शहर से लेकर गांव तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों से लेकर अस्पताल में भी बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों पर कार भी बहती नजर आई। वहीं बारिश के पानी से प्रभावित लोग जद्दोजहद करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। एमपी के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। अब हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि एक कार को बहा ले गई है। वहीं दूसरी तस्वीर में रेलवे स्टेशन के भीतर पानी घुस आया है, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई। तो वहीं तीसरी तस्वीर में जिला अस्पताल के भीतर पानी घुस गया, जिससे मरीजों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है और जिसे निकालने के लिए लोग जुटे हुए हैं। लगातार बारिश से शहडोल में बहने वाली मुरना नदी अपने उफान पर है, जिसे देखते हुए शहडोल कटनी मार्ग का मुरना पुल बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने पुल के पास बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। अभी समय हम मौजूद है शहडोल जिला और उमरिया जिला के बीच जो मुरना नदी का मुख्य पुल पड़ता है, यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए पुल, ये मुरना नदी का पानी अगर दिखलाएंगे तो पूरी तरह उफान पर आ गया है यहाँ भी। और दोनों जो आने जाने का रास्ता है वो पूरी तरह बंद हो चुका है। उस पार जो उमरिया जिला लगता है वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और इधर मैं देखूंगा तो ये शहडोल शहर है और यहाँ पर लोग पीछे खड़े हुए हैं। और ये मुरना नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है जल स्तर। इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद ये पूरी तरह डूब जाएगा। और पिछले शहडोल में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते पूरी जिला जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सारी सड़कों में पानी भरा हुआ है। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भी पानी भर गया था, जिसे हटाया गया कुछ देर बाद। पूरे शहर में गांधी चौराहे से लेकर सभी शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। और ये स्थिति अभी मुरना नदी की है, वो जो दिखलाई दे रही है आपको, पूरी तरह भरा हुआ है पानी और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब बात शहडोल के पोंडा नाले की करें तो लगातार बारिश से यहाँ का भी जल स्तर बढ़ गया है। पानी का स्तर बढ़ने से पूरा शहर पानी पानी हो गया, जिसकी वजह से शहडोल सहीपुर मार्ग को बंद किया गया है। देखिए अब हम इस समय मौजूद है शहडोल के पोंडा नाले पे, जो शहडोल शहर को सिंहपुर और अन्य गांवों से जोड़ता है। और ये पंडरिया हाईवे भी है। अगर ये पोंडा नाला देखेंगे, अगर शहडोल से दिखलाऊंगा, ये देखेंगे पोंडा नाला में पूरी तरह फिर से एक बार पानी का बहाव तेज हो चुका है और पूरी तरह से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। ये पंडरिया हाईवे है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है और साथ ही शहडोल शहर से लेकर सिंहपुर सहित अन्य कई दर्जनों गांव का संपर्क रहता है। और आज सुबह जब तेज बारिश हुई और पानी का बहाव तेज था तो ये देखिए मेरे सामने एक कार भी बह गई। हालांकि कार चालक सुरक्षित है और कार तेज बहाव में पानी में बह गई। हमारे साथ कार चालक भी हैं और उनके साथ सहयोगी भी हैं। हम यही चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, कैसे कार बही। बताइए, क्या नाम आपका? अंकित साहू। अंकित, कहाँ से आप आ रहे थे, कैसे कार बही, कब की घटना है? ये 9 साढ़े 9 बजे की सर। सुबह आप आ रहे थे, क्या पानी तेज था? पानी तो था। कार क्यों डाल दिया? अब उस समय अंदाजा नहीं लगा कि इतना पानी होगा। सोचा निकल जाएगी, मेरे को सिंहपुर तरफ जाना था, लेकिन अब उस समय गाड़ी जैसे नाले के अंदर पहुंची वो बंद हो गई गाड़ी, तो फिर बह के इधर आ गई। तो आप कैसे निकले? मैं फिर जब गाड़ी वहां अटकी तो फिर कांच से निकला। गेट तो नहीं खुल रहा था, कांच से फिर निकला। उसके बाद यहाँ काफी लोग थे तो उन्होंने मदद करी, स्थानीय लोगों ने मदद करी, वहाँ रोक के रखा, फिर उन्हीं ने मदद करी, उन्हीं की मदद करी। जबलपुर में भी बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है और नर्मदा तटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उधर कटनी में पिछले 2 दिन की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मुड़वारा स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन जाने वाले रास्ते में अंडर ब्रिज में पानी भर गया है, जिससे रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। कटनी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर जो है अब जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। कटनी मुड़वारा से कटनी साउथ जाने वाले मार्ग में जो मंगल नगर का अंडर ब्रिज है, यहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। तो बताइए, आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज से? अरे उस पार जाने के लिए। आप छके हैं, खड़े हैं? कितने देर से खड़े हैं? 15-20 मिनट हो गए। तो क्या हर साल यही हालत रहती है? हाँ, हर साल यही हालत। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं?
मैं जाना चाह रहा हूँ जबलपुर। हाँ। यहाँ रास्ता पूरा भरा हुआ है पानी से, इस कारण से अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जा पाऊंगा मैं यहाँ पर। हाँ, कटनी साउथ जा रहे हैं। हाँ, कटनी साउथ जाना है मुझे। देखिए, विशाल ताम्रकार जो बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन ठीक यहाँ पर जो ब्रिज लगा हुआ है वहाँ है। ये बताइए माता राम, क्या परेशानी हो रही है यहाँ आई है तो? अब यही रुके हैं भैया, अब साधन नहीं है, बाहर जा नहीं सकते साधन कोई। अब नाला आ गया है। जा रही है? हम जा रहे हैं यहाँ बिलग में। बिलग में जा रहे हैं? हाँ, तो पानी भरा हुआ है। अब रुके हैं, अब क्या करें। अब ये तस्वीरें किसी नदी या तालाब की नहीं है, बल्कि विदिशा का खरी फाटक अंडरब्रिज है, जो पहली ही बारिश में तालाब में तब्दील हो गया है। अंडरब्रिज में पानी भरने से लोग रेलवे ट्रैक से रास्ता पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं विदिशा खरी फाटक के अंडरब्रिज की। इस पुलिया को प्रशासन ने इस मकसद से बनाया गया था कि लोग जो जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं उससे लोगों को निजात मिले। लेकिन एक बारिश होती है और ये पुलिया की कलाई खुल जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पुलिया में जो है 5-5 फीट पानी भर चुका है। लोग मजबूरन या तो रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं या फिर इस पुलिया में से निकलकर जाना होता है। यहाँ बच्चे भी कुछ निकलते हैं, मंडी के लिए भी जाते हैं और लोग इसी पानी भरी पुलिया में से निकलकर जाते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा इस पुलिया का निर्माण किया गया था। कई बार यहाँ के रहवासियों से मांग की थी कि ये पुलिया का निर्माण किया जाए। सालों बाद इधर के इलाके के लोगों को इस अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, लेकिन बारिश होते ही ये पुलिया जो है पानी में तब्दील हो गई है। एमपी में मूसलाधार बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। अभी तो बारिश के मौसम ने दस्तक भर दी है, जबकि पूरा मानसून अभी बाकी है। ऐसे में शहडोल, कटनी, जबलपुर और विदिशा का ये हाल विकास के सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। शहडोल, कटनी, जबलपुर और विदिशा से एनडीटीवी की रिपोर्ट। बालाघाट के चरेगांव सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलने की खबर सामने आई। यहाँ पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि मिड डे मील के लिए 17,000 रुपए मंजूर हुए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन को नहीं मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूल की क्लास में चटाई पर बैठे इन नौनिहालों को आज मिड डे मील नहीं मिला, जबकि सरकार की ओर से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रोजाना मिड डे मील देना अनिवार्य है। तस्वीरें बालाघाट के चरेगांव की है। यहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील का लाभ नहीं मिला। शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंची तो मौके पर सरपंच प्रतिनिधि जांच के लिए पहुंच गए, जिसके बाद स्कूल की अव्यवस्थाओं को बच्चों समेत यहाँ के लोगों ने कुछ इस तरह से बयां किया। बेटा, ये मध्याह्न भोजन जो है आपको रोज मिलता है? हाँ। लेकिन आज मध्याह्न भोजन मिला कि नहीं मिला? नहीं। तो आज आप लोग भूखे हैं? नहीं, घर खाना खाने गए थे। कहाँ गए थे खाना खाने? घर। तो सर लोगों को नहीं बोले कि भोजन के लिए आपने? नहीं। ऐसी लापरवाही चलती रहेगी तो हमारे जो ग्राम के बच्चे हैं और इनका शिक्षा का भी बहुत अभाव है। इतने सालों से यहाँ पे 2 टीचर रहने के बाद भी बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाती, तो इसमें और मध्याह्न भोजन जैसे जो आज नहीं मिला, तो इसमें बस शासन प्रशासन से यही बोलना चाहूँगा कि इन पर उचित कार्रवाई की जाए और यह ग्राम मानपुर स्कूल में सही से ध्यान दिया जाए। सर ने सब्जी भाजी का ला के दिए नहीं तो मैंने बनाई नहीं। सर ने मना कर दी कि खाना आज नहीं बनेगा। सर ने बोले कि आज खाना नहीं बनता, सब्जी भाजी का नहीं है तो नहीं बनेगा। पंचायत प्रतिनिधि ने जांच में पाया कि मिड डे मील के लिए 17,000 रुपए मंजूर तो हुए हैं, लेकिन ये पैसे स्कूल प्रशासन को नहीं मिले, जिसकी वजह से स्कूल में मिड डे मील नहीं बन पाया। अब पंचायत प्रतिनिधि भी इसे लापरवाही मान रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहले से तो मिल रहा था राशन, मतलब खाना, अभी आज मिल नहीं रहा है। आज बच्चों को खाना दिया नहीं गया है। अभी ये सर लोग की लापरवाही है और इसके बारे में कुछ कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल बच्चों को मिड डे मील तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ के टीचर ने इन बच्चों को घर ले जाकर भोजन करा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार शिक्षा को लेकर इतना प्रचार प्रसार कर रही है और इसके लिए 1 से 14 साल के बच्चों तक अनिवार्य शिक्षा पहुँचाने के लिए प्राइमरी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है, ताकि गरीब तबके के बच्चे भी एक टाइम का भोजन मिलने से स्कूल की तरफ रुख करेंगे।
लेकिन ऐसे में सिस्टम की लापरवाही की वजह से बच्चों के हक का निवाला न मिलना शिक्षा विभाग के ऊपर कई सवाल खड़े करता है। बालाघाट से एनडीटीवी के लिए रुपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सूरजपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर खून पंचायत में एक ही बिल्डिंग में 50 सीट प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीट वाला बालक आश्रम संचालित हो रहा है। ये दोनों जिस बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं वो महज 10 सालों में जर्जर हो गया, जिससे जान जोखिम में डालकर यहां बच्चे पढ़ाई करने और रहने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। तो ये देख सकते हैं सूरजपुर जिले का ये दूरस्थ इलाका खोड़ है ओड़गी जनपद पंचायत का, जहाँ की स्थिति अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बालक छात्रावास और जो आश्रम है दोनों एक ही बिल्डिंग में यहाँ पर संचालित होती है, जबकि जो बालक आश्रम है उनका जो पढ़ाई का व्यवस्था है वहाँ पर वो भी यहीं पर होता है और इसी बरामदे में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में सीधे जो इनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको लेकर भी समझने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं इसको जो बिल्डिंग का कार्यालय है और कार्यालय भवन में ही जो बिजली की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर लगाया गया, आप देख सकते हैं सोलर लाइट की ये बैटरियाँ हैं, लेकिन ये सालों से बंद पड़ी हैं। इसकी शिकायत भी इन्होंने कई बार की है, लेकिन ये चालू नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ठप पड़ी है, क्योंकि मोटर जो चलता है यहाँ पे इसी बिजली के सहारे यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब मोटर भी नहीं चल रहा, जिससे छात्रों को काफ़ी समस्या यहाँ पे हो रही है। पानी उनको दूर से हैंडपम्प से या दूर से लाना पड़ रहा है। ऐसे में जो बिल्डिंग की आप स्थिति देख सकते हैं कि जगह जगह से 10 साल का ये बिल्डिंग है और जगह जगह से इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि दरारें आ गई हैं। सरिया आपको दिख जाएगा कि छत से सरिया किस तरह से झांक रहा है। ये बिल्डिंग 150 छात्रों का ये जो हॉस्टल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 75 से 80 बेड ही हैं और एक बेड में 2-2 छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। सुना आपने, एक ही बिल्डिंग में 50 सीट का प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीट का बालक आश्रम संचालित हो रहा है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई बरामदे पर होती है। बात बिल्डिंग की करें तो इसके छत के प्लास्टर उखड़ गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई और रहने को मजबूर हैं। जर्जर बिल्डिंग की वजह से बारिश होने पर छत से पानी टपकने लगता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई आए दिन प्रभावित होती रहती है। दूरस्थ इलाका होने की वजह से यहाँ बिजली की भी समस्या बनी रहती है। हालांकि इसके लिए क्रीड़ा विभाग ने छात्रावास में सोलर लाइट की व्यवस्था कराई थी, लेकिन उसकी बैटरी करीब 2 सालों से खराब पड़ी है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लाइट न होने की वजह से यहाँ के बच्चों को हैंड पंप पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ 150 बच्चों के लिए 8 कमरों में 75 बेड लगाए गए हैं, यानी एक बेड में 2 बच्चों की रहने की व्यवस्था है। यहाँ की कुव्यवस्था की शिकायत अधिकारियों से कई बार की गई है, लेकिन इस पर अधिकारियों के अपने ही तर्क हैं। देखिए, लाइट का भी समस्या है। 1.5 साल से ये यहाँ की जो लाइट लगा है वो बंद हो गई है, मतलब इसका बैटरी बैठ चुका है और इन्वर्टर भी ख़राब हो गई है। तो हम लोग यहाँ गांव के जो बगल से, मतलब पारे से जो प्लांट है वहीं से खींचकर काम चलाते हैं। वर्तमान में जैसा आप लोगों को पता है, खोड़ बहुत ही पहुंच विहीन जगह है। वहाँ हमारे प्री मैट्रिक जो हमारा जो आश्रम चल रहा है, वहीं हमारा प्री मैट्रिक आश्रम भी चल रहा है। तो इस कारण जगह की कमी तो है ही। हमने धरती आबा योजना के तहत एक प्रस्ताव भी भेजा है ताकि हमारा नया भवन बने तो एक कंजेशन हमारा कम होगा। हम जैसे कि हमारे ज़िले में जितने भी जर्जर भवन हैं या जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, हम उनका लगातार अपने अनुरक्षण मद में उनका प्रस्ताव भेजते हैं और हम इन सभी को ठीक करा देंगे। दूरस्थ इलाके में भी आदिवासी छात्रों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने छात्रावास बनवाया था, लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही और विभागीय भ्रष्टाचार की वजह से इन इलाकों में आज भी बच्चे शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सूरजपुर से इमाम हसन की रिपोर्ट। गरियाबंद जिला पंचायत पर पंचायत सचिव के तबादले को लेकर सवाल उठने लगे। देवभोग के कदलीमुड़ा पंचायत में देवानंद की पोस्टिंग का ग्रामीणों ने विरोध किया है। पंचायत सचिव देवानंद की पोस्टिंग को लेकर आखिर क्यों हो रहा है विरोध, देखिए खास रिपोर्ट।
तस्वीरों में एक शख्स दूसरे का पैर पकड़कर निवेदन करता दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, क्यों ये शख्स दूसरे शख्स का पैर पकड़ रहा है। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला गरियाबंद जिला पंचायत का है, जहां पंचायत सचिव के तबादले को लेकर सवाल उठने लगे हैं और देवभोग के कदली मुड़ा पंचायत में पंचायत सचिव देवानंद की पोस्टिंग को लेकर ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देवानंद कदली मुड़ा पंचायत का ही रहने वाला है। 3 साल पहले अनियमितता को लेकर उसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर दूसरी पंचायत में कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर देवानंद का ट्रांसफर फिर से गृह पंचायत में कर दिया गया है, जबकि उस पर आरोप है कि सिंगल आदेशों में पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा पंचायत सचिव का आदेश निकाला गया और उसमें 20 आदेशों में मनमानी की गई है। 15 साल पहले जो पदस्थ था वो स्थानीय निवासी भी है और हमारे कदली मुड़ा में जब से उसका नियुक्ति हुआ, पंचायत सचिव में नियुक्ति हुआ, कदली मुड़ा के नाम से हुआ और कदली मुड़ा में कम से कम 20-25 साल रहा और उसके कार्यकाल में जितना भी घोटाला हुआ है वो तो मैं गिन नहीं सकता, ज़्यादा नहीं होने से भी 15-20 घोटाला तो ऐसे ही है। सचिवों का लगातार जो है ट्रांसफर किया जा रहा है बिना जनपद से प्रतिदिन मंगाए। इस टाइप के जो खेल खेला जा रहा है पूरी तरह से बहुत गंभीर मामला है ये। एक तरफ आप बोलते हैं कि कसावट आएगी, कैसे कसावट आएगा? आप आज ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब सचिव जो ट्रांसफर हुआ है वो ठीक से प्रभार लिया भी नहीं है और बिना प्रभार लिया कैसे कसावट की बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है, इसका समीक्षा होना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ, मैं खुद भी मिलकर के समीक्षा की मांग करूंगा मैं। उधर ग्रामीणों के आरोप पर जिला पंचायत सीईओ GR मरकाम का कहना है कि आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन पहले इस मामले की जांच की जाएगी। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। ये इनका दरखास्त है, उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी होगा अच्छा निर्णय लेंगे। इसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि जो सचिव लोग 10 साल 15 साल से जमे हुए थे, पिछले 2 सरपंचों के साथ काम कर चुके थे, वर्तमान सरपंचों से तालमेल नहीं हो रहा था और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और प्रशासनिक चुस्ती के लिए जरूरी था। प्रधानमंत्री आवास योजना का तो जो सरकार का जो फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है उसमें अगर सचिव और मतलब सरपंचों के बीच में तालमेल नहीं रहेगा तो हम लोग तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल पंचायत सचिव देवानंद पर पहले की पोस्टिंग में अनियमितता का आरोप जरूर लगा है, लेकिन जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि आरोप लगने भर से कुछ नहीं होता, पहले मामले की जांच होगी। अगर दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन भी जरूर होगा। NDTV के लिए गरियाबंद से हिमांशु सांगानी की रिपोर्ट। हरियाणा में फरीदाबाद के 6 साल का आयुष साल भर पहले जसप्रीत बुमराह का फैन था और उनकी तरह ही गेंदबाजी करने की कोशिश करता था, मगर साल भर पहले बिजली के एक हादसे ने नन्हे आयुष के दोनों हाथ ले लिए। मगर साल भर के अंदर ही आयुष दुनिया का सबसे छोटा पैरा तीरंदाज बन गया है। NDTV संवाददाता विमल मोहन ने इस हुनरमंद बच्चे को बागपत के धनौरी टीकरी गांव से ढूंढ निकाला है। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के 6 साल के बिना हाथों के आयुष कुमार टेरा बैंड लगाकर कोच कुलदीप वेदवान के साथ तीरंदाजी के गुर सीख रहे हैं। 6 साल के आयुष बिना हाथों की तीरंदाजी करने वाले दुनिया के सबसे छोटे पैरा तीरंदाज हैं। साल भर पहले बिजली की तार से हुए एक हादसे ने उनके दोनों हाथ छीन लिए, मगर उनके हौसले नहीं छीन सके। नन्हा आयुष अब तीरंदाज बनने का सपना पाल रहा है। आर्चरी के बारे में किसने बताया तुम्हें? मम्मी पापा। तो अच्छा लगा तुम्हें सर से बातचीत करके? आर्चरी सीखने में मजा आ रहा है? शुरुआत में डर लगा लेकिन फिर आ गया सही। अच्छे सर हैं कि डांटते हैं? डांटते नहीं है। मुझे लगा कि ये कर पाएगा और फिर मैंने इसको टैलेंट स्काउटिंग के लिए बुलाया यहाँ पे। तो ये अभी समर कैंप के दौरान हमारे पास है और ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत ही अच्छा करेगा। ये जब 12 साल का होगा इंडिया टीम में होगा, ऐसी मेरी गट्स फीलिंग है। ठीक साल भर पहले 12 जुलाई को हुए हादसे को आयुष की मां भूल नहीं पाती, मगर तीरंदाजी का खेल उनके बेटे और पूरे परिवार के लिए नई रोशनी लेकर आया।
सर वो हादसा हुआ था 12 जुलाई को 2024 में। सर पता नहीं कैसे घर से गया था कि मैं अपनी चाची के पास खेलने जा रहा हूँ। वहाँ पे पता नहीं ये जैसे पता है या राम जी को पता है, पता नहीं इसने क्या किया। जब भटर भटर की आवाज़ हो रही ना, आग लगी, हमें तब पता चला कि बिजली ने पकड़ लिया है। बागपत के धनौरा टीकरी गांव में लगे तीरंदाजी के समर कैंप में आयुष को पायल नाग जैसी तीरंदाज से सीखने का भी मौका मिल रहा है। पायल नाग वर्ल्ड चैंपियन और पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी को नेशनल्स में हरा चुकी है और अब इस नन्हे शेर की हिम्मत देखकर दंग है। मेरे चाचा से बात किया, मैं पूछी ये करना चाहते हो? हाँ, बहुत कुछ बातें भी किया। मुझे अच्छा लगा और इसकी हिम्मत मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतने छोटे टाइम में ये सब करना चाहता है और आगे जाना चाहता है, तो ज़रूर आगे जाएगा आगे। पैरालंपिक विजेता शीतल देवी की कामयाबी ने कोच कुलदीप के लिए चैंपियन तैयार करने का फॉर्मूला दे दिया। वो आयुष में भी अभी से ही बड़े तीरंदाज बनने के संकेत देखने लगे हैं। सिर्फ 6 साल के आयुष हौसलों की उड़ान मुहावरे की एक जिंदा दिल मिसाल है। कमजोरी को ताकत बनाने के लिए मैनेजमेंट में हजारों किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन आयुष और उनके कोच कुलदीप की ये तस्वीरें उन सब पर भारी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में धनौरा टिकरी गांव से कैमरामैन सचिन गुप्ता और संजय कौशिक के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं, जहां बादल फट रहे हैं, पुल बह रहे हैं, लोगों की मौत का आंकड़ा 70 के पार चला गया है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून और बारिश की मार ऐसी पड़ी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कुदरत के कहर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं बादल फट रहा है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें चंबा जिले की है। यहाँ नकरोड़ चाजू मार्ग के पास बेगईगढ़ नाले में बादल फटने से सड़क पर बना लोहे का पुल बह गया, सड़क भी टूट गई, जिसके कारण दोनों तरफ से वाहनों का जाम लग गया। कुछ ग्राम पंचायतें सड़क मार्ग से पूरी तरह कट चुकी हैं। दादी कुछ बचा के कुछ नहीं बचे बेटे, कुछ नहीं बचा, नीचे से गया घर, सब कुछ खत्म है। लगे तो काल काटे थे, मैं 2 खींचिया और रखी 2 दाके। आज वो बिल टाया पता नहीं किसने उठाई, वो भी चोर गए। चोर भी हैं, उठा रहे हैं सामान को, उठा रहे बेटे, खिचड़ी उठाई को तो लग रहे क्या सामान करना बेटे। मेरा कुछ नहीं रहा, मेरे मटर का कुछ नहीं रहा, फ्रिज वगैरह से उड़े, गाड़ी आ गया। अच्छा दादी, कोई मदद अभी तक राशन के अलावा कोई मदद मिली? 5 किलो मिले, वो भी मिले गए, जा जाया रेनगोल में। और कोई पहुंचते मेरे को मालूम नहीं है, मेरे मटर ने लाया वो 5 किलो बस जो कोई मौसम ना मेरे को पूछ रहा है कोई से कुछ। ये चंबा जिले में थुनांग जिले की तस्वीरें हैं, जहाँ कुछ दिनों पहले बादल फटा था। फिलहाल यहाँ चारों ओर उस त्रासदी की तस्वीरें फैली हुई। ये खूबसूरत टाउन अब घोस्ट टाउन जैसा दिख रहा है। कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिनके अपनों की आंखों में दर्द झलक रहा है। पानी उतरते ही थुनांग में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर कभी हुआ करता था आज से 5 दिन पहले, और अभी आप देखिए कि यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 फीट मलबा यहाँ पे। ये मुस्कान ब्यूटी पार्लर, सिर्फ ये बोर्ड बचा है, बाकी ब्यूटी पार्लर के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सारा सामान इनका बह गया। नीतू जी, घर भी था आपका, ब्यूटी पार्लर भी था? जी 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 बिल्कुल। तो इस जन्म में तो शायद इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी सर। यहाँ तो मतलब 1 बार हुआ होता है, यहाँ 4 बार हो गया सर। 4 बार हो गया? ये 4थी बार है। तो जब पहली बार आया, दूसरी बार आया? 2009 में आया था पहली बार, फिर दूसरी बार 22 में, फिर 23 में। अब तो जब प्रकृति ने संकेत दिया कि यहाँ बार बार पानी आ रहा है, तो राज्य सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर कोई कदम नहीं उठाए बहुत कदम है, पर शायद एक्शन नहीं हुआ होगा कुछ। थुनांग में जहाँ कभी बाजार था, आज वहाँ नदी बह रही है। दुकान और मकान दोनों बर्बाद हुए हैं। घरों में पानी और कीचड़ घुसा हुआ है। कि ये आप देखिए दुकान भगवती ज्वेलर्स, और आज ज्वेलरी के नाम पर
कीचड़ है यहाँ पर, सिर्फ कुछ नहीं बचा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सब पूरा जो है। घर भी आपका बह गया? नहीं, घर नहीं बहा। अच्छा, घर ठीक है। घर में भी आई है बाढ़ पीछे, पर चलो वो पानी आया है अंदर ना। अच्छा, जैसे मिट्टी और पानी आया है अंदर, बाकी ठीक है थोड़ा। बाकी बहुत दुकान सारा मलबा आया पीछे से, तो बहुत मलबा आया हुआ है घर में भी। लेकिन यहाँ ज्यादा नुकसान हो गया। थुनांग में हालात काबू करने के लिए आईटीबीपी की टीम मौजूद है। राज्य की भी पूरी नजर है। हमारी पूरी 45 लोगों की टीम है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर किया जाए। जो बंदे फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो सके। बाकी कुदरत का कहर तो काफ़ी ज़्यादा है, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कैजुअलिटी भी ठीक ठाक हुई है। हमारे पास पूरी एक रेस्क्यू टीम है जो कि माउंटेनियरिंग टीम है। उनके पास हर तरह से इक्विपमेंट हैं। कहीं भी हम जैसे नीचे भी उतर के, अगर हमें नीचे उतरना पड़ा तो नीचे उतर के भी मदद कर सकते हैं लोगों की। बाकी आगे ऊपर से जो आदेश मिलेंगे, हम आगे भी अभी आगे जाने का प्लान है, क्योंकि आगे बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वो है, नुकसान हुआ है। फिर देखते हैं प्रशासन क्या बोलता है, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे लोगों को बचाने की, जल्दी से जल्दी पहुंचने की। ऐसा आज तक इस इलाके में देखा नहीं गया है। बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ पे हमारा जो है, हम सब मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। सरकार कर रही है, सभी दलों के लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, एनजीओज इसमें कार्य कर रहे हैं। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी का कार्य है और इसमें हम सबको मिलकर इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है, अभी तो प्री मानसून्स है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हो। उस पर हम पूरी मजबूती से सब मिलकर कार्य करेंगे। ये माना जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर कुछ लोग लापता भी हैं, लेकिन ये आफत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तेज बारिश का रेड अलर्ट अभी जारी है। मंडी में रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।